प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश में संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। हरियाणा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिसार में पहले एयरपोर्ट का पीएम ने किया शुभारंभ। हिसार से अयोध्या जाने वाली पहली फ्लाइट को रिमोट का बटन दबाकर किया रवाना। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बयानबाजी तेज, सुकांता मजूमदार ने कहा, हिंदू सिर उठाकर आजादी से नहीं रह सकते। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 90 के दशक में राजद के कुशासन हत्या के चलते लोग बिहार से हुए थे पलायन। बिहार के 10-15 लाख लोग गुजरात में करते हैं काम। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का किया खुलासा। गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और कोटि-कोटि नमन किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर है, जहां हिसार पहुंचने पर सीएम सैनी ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने हिसार में पहले एयरपोर्ट का शुभारंभ किया। इसके साथ ही हिसार से अयोध्या जाने वाली पहली फ्लाइट को रिमोट का बटन दबाकर रवाना किया। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती है। उनका जीवन संदेश हमारी 11 साल की सरकार के पीछे प्रेरणा रहा है। हर फैसला और हर योजना बाबा साहेब अंबेडकर को समर्पित है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। इसके लिए निरंतर विकास, तेज विकास, और यही भाजपा सरकार का मंत्र है। साथियों, इसी मंत्र पर चलते हुए आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी
अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी आपके यहां आने से यहां विकास की लहर है। आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और राज्य के लोगों को बधाई देता हूं। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको हरियाणा की ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। आपको राम राम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह वही हिसार है जहां की मिट्टी के मेहनत की खुशबू उठती है, जहां पशुधन की समृद्धि गूंजती है, जहां के सैनिकों ने हमेशा हंसकर देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज विद्या का प्रकाश हर घर को रोशन करता है। यहाँ की राखी गढ़ी में हमें हमारी प्राचीन सभ्यता की गौरव गाथा सुनाती है। तो अग्रोहा की धरती महाराजा अग्रसेन के व्यापारिक वैभव को और सामाजिक समरसता की कहानी ये कहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से अब हमारे खेतों में सिर्फ फसलें नहीं, उम्मीदें भी लहलहाती हैं। आपके आगमन से यह ऐतिहासिक धरा विकास के सुनहरे पथ पर दौड़ पड़ी है। हिसार की हवा आज एक नया जोश है, एक नई चमक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और समूचे प्रदेश को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज 14 अप्रैल का यह दिन हम सब के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक है। आज हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं जब इस पावन भूमि पर नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई उड़ानों का शुभारंभ हो रहा है। और साथ ही हरियाणा के इस पहले एयरपोर्ट के टर्मिनल के भवन का भी आपके कर कमलों द्वारा आज शिलान्यास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रामनवमी के अवसर पर आपने श्रीलंका में राम सेतु के दर्शन किए, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत प्रमाण है। और आज से आपके नेतृत्व में हिसारवासी सीधी फ्लाइट से अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह केवल एक हवाई सेवा नहीं बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति को जोड़ने वाली एक अनमोल कड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हरियाणा से अपना एक अलग रिश्ता है और हरियाणा के लोगों का भी आपसे अपना एक अलग ही प्रेम और लगाव है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान खड़गे ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए का बजट है, वह बीजेपी शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने की बजाय बजट काट रही है। इससे पता चलता है रुचि नहीं है, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर की रुचि शिक्षा में थी। वे हमेशा कहते थे कि पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। 55% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट के लोगों के हाथों में है, उसका लाभ हमको मिल रहा नहीं। हमारे बच्चे
कहाँ पढ़ेंगे, कैसा हायर एजुकेशन में वो आगे आएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। लेकिन इस प्रश्नों को सुलझाने के बजाय, इस समस्या को सुलझाने के बजाय वो इसमें रुचि नहीं रखते कि वो कभी भी इस बात इधर ध्यान नहीं देते। ये इससे भी बहुत बड़ा नुकसान वीकर सेक्शंस में हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस जमाने में बड़ौदा महाराज ने हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे के भेजे, लेकिन आजादी के बाद इतना बड़ा गवर्नमेंट हमारा है कि इतने हमारे लाखों करोड़ों रुपयों का बजट है, इतना बड़ा रहते हुए भी हायर एजुकेशन में अच्छी शिक्षण देने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है और उनका बजट भी काट रहे हैं। शिक्षण क्षेत्र में ज्यादा बजट देने के बजाय 250 बजट भी काट रहे हैं और उसमें SC/ST का तो और भी कम हो गया है। तो इससे ये मालूम होता है कि उनको शिक्षण में भी रुचि नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा रुचि जिसमें थी वो शिक्षण। उसीलिए वो हमेशा कहते थे पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ। अब उनका कहना है कि कोई गरीब भी आदमी जाता है तो उनको ये कहते थे अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, दुनिया तुमसे डरी, यानी आपके विद्वत्ता को देखकर दुनिया तुमसे डरी, इतना पढ़ाओ, ये उनका कहना था। लेकिन यहाँ जो उनकी इच्छा थी वो पूर्ति नहीं करते, लेकिन बातें बहुत करते हैं। इसके बाद पांचवा जो हमारा मुद्दा है, ये सब 5 मुद्दे हमने अहमदाबाद सेशन में रखा था और इसके लिए हम कोशिश करने का वहाँ पर शपथ भी लिया और ये सारी चीजें हम आगे लागू करने के लिए लड़ते हैं। 2 साल पहले जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ तब कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि अधिनियम फौरन लागू होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम ये चाहते थे कि जब महिला आरक्षण लागू होगा उसमें SC/ST OBC के महिलाओं को भी उस रिजर्वेशन के तहत जगह मिलनी चाहिए। नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, सिर्फ अगर आप महिला बोलेंगे तो कोई भी महिला किसी भी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग ही आ जाएंगे, लेकिन इसमें जो कमजोर लोगों का, कमजोर तबका है वो छूट जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे, हमारा कहना ये है कि ये जो महिलाओं को अधिकार देते वक्त और ये जो आरक्षण बिल है इसमें इन सब महिलाओं को, इस सब कैटेगरी के महिलाओं को शामिल। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए याद किया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं। हम उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसने हमें सबसे बड़ा हथियार दिया, भारत का संविधान। उनकी जयंती पर याद करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वो हथियार हमें दिया है संविधान का, जिस संविधान से हमें आगे चलने का सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ और एक दिशा देने का काम करता है। ये संविधान ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वालों के लिए संजीवनी है। ये संविधान ही हमारी ढाल है। संविधान हमारे अधिकारों को
हमारे आरक्षण को, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमारे आरक्षण और हमारे संविधान को, हम सब पीडीएफ परिवार को आगे बढ़ने का मौका देता है। आज हम उन्हें याद इसलिए भी करते हैं कि दुनिया का सबसे शानदार उन्होंने संविधान हमें दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में जब हम लोग सुनते और पढ़ते हैं, उन्हें बचपन से ही तमाम तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज की जो बुराइयां हैं, समय समय पर उन्हें लड़ना पड़ा। शिक्षा ग्रहण से लेकर के जिस समय वो शिक्षा ले रहे थे, वहां से लेकर के जीवन भर उन्हें संघर्ष करना पड़ा। पानी से लेकर के अगर वो पानी पीना चाहते थे, समाज की वो बुराइयां थी कि जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित लोग हैं, बहुजन समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। उन्हें समय समय पर समाज में इस कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जहां वो हमारे संविधान के शिल्पकार रहे, संविधान को निर्माता, वहीं वो अर्थशास्त्री भी थे। समाज की बुराइयों को समझने वाले, सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, इसे आज हम उन्हें याद करते हैं। आज सबसे जरूरी है कि संविधान से ही समाज और देश चले। इसलिए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं सब लोग कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान, उस पर चल करके संविधान को और मजबूत बनाएंगे। अगर संविधान कमजोर होता है तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। संविधान अगर हमसे छीना जाएगा तो हमारा हक अधिकार छीना जाएगा, हमारे शिक्षा का अधिकार छिनेगा, हमारे आरक्षण का अधिकार छिनेगा। बाबा साहब ने यही तो कहा था कि शिक्षा का अधिकार वो हथियार है, शिक्षा का अधिकार, जो बड़ी बड़ी लड़ाइयों को और बड़ी बड़ी बुराइयों को दूर कर सकता है। और आज भी हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को या उनकी प्रतिमा को समय समय पर लोग खंडित करते हैं, समय समय पर अपमानित करते हैं। वो एक मैसेज देते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ। वे वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का न संविधान मानते हैं, न बनाए हुए संविधान में जो कानून है उसको मानते हैं, और न केवल उनकी प्रतिमा का अपमान ये लोग कर रहे हैं, बल्कि समाज के लोगों में समय समय देखा है कि उन्हें अपमानित होना पड़ा है। अगर वो शादी के कार्यक्रम करना चाहेंगे तो घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, पानी पीना चाहेंगे तो उनके साथ व्यवहार कैसा कैसा हुआ है, उन्हें पानी भी नहीं दे सकते। अगर पानी छू लिया तो उनको अपमानित होना पड़ता है। तो इसलिए ये लंबी लड़ाई है, और हमें उम्मीद है कि आज जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, उनके बनाए हुए संविधान और उनके दिए हुए संविधान पे हम संकल्प लेते हैं कि कितना भी जोखिम उठाना पड़े, हम सब लोग मिलकर के पीडीएफ परिवार के लोग संविधान को बचाने का काम करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
चलते हैं खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि हिंदू सिर उठाकर आजादी से रह सके। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी। सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती होने के बाद स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं तो ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा, कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की जरूरत नहीं है। यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है, इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। मैं धन्यवाद दूंगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, स्पेशल बेंच को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मुर्शिदाबाद में इस स्थिति में सेंट्रल बलों की, केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत जरूरी है। देखिए, बंगाल की हिंदू समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश यानी बांग्लादेश लाइट वर्जन तैयार करने में समर्थ हो गई है। अब बांग्लादेश ओरिजिनल वर्जन ना हो, इसके लिए हिंदुओं को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा और डेमोक्रेटिकली लड़ना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। हम वादा करते हैं बीजेपी के क्षमता में आने के बाद, बीजेपी के पावर में आने के बाद ऐसी घटना अगर जो घटाते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी की सरकार की होगी, बीजेपी की पुलिस की होगी। दूसरा, हम ऐसे कानून लाएंगे जिसके द्वारा मंदिर और हिंदुओं के जो घर तोड़े जाएंगे, वो जिन दंगाई तोड़ेंगे उसका प्रॉपर्टी नीलाम करके वहां से पैसा दिया जाएगा हिंदुओं को। ऐसे कानून हम लाएंगे। जो दंगाई दंगा करेगा उसका प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी और सरकार उसको नीलाम करेगी। नीलाम करके हिंदुओं के जो घर तोड़े गए हैं उस घर निर्माण का काम बीजेपी की, भाजपा की सरकार करेगी। और जिस मस्जिद से या कोई भी रिलीजियस प्लेस से अगर इंस्टिगेट किया जाता है या वहाँ उसके माइक से अनाउंस किया जाता है कि आप मैदान में उतरो, उस मस्जिद को या कोई भी रिलीजियस प्लेस को बंद कर देंगे, हम नहीं चलने देंगे। और ये ऐसे अगर कानून पश्चिम बंगाल की अगर प्रेजेंट सरकार भी बनाती है तो हमारे एमएलए सारे उनको सपोर्ट करेंगे और ये कानून बनने के बाद पूरे दंगे जो है वो बंद हो जाएगा। देखिए, बीजेपी की अपना मकसद तो अलग है, आप जानते हैं। बीजेपी सारे हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और बीजेपी को हम सब जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगा ही, उसको पहचानते हैं। लेकिन जो ढोंग करती है ना बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो ढोंग करते हैं, जो सामने एक आवरण रख रही है कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकलने लगी। बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को। और इसके सुविधा किसकी होती है? टीएमसी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी को और बीजेपी को। ध्रुवीकरण जितनी होगी, आम लोगों की जो मौलिक समस्याएं है वो समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं होगी और अंतिम में बीजेपी और टीएमसी की लाभान्वित होंगे। और इसी दिशा में दोनों ने ही ये रास्ता अपनाई। और आम मुसलमानों को जिहादी कहने की कोई अधिकार नहीं है। जो आंदोलन हो रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी, ना वक्फ कानून लाए और ना ये घटना घटी। आपको एक बात बड़ी संसद में कह रहे हैं, देखिए मैं मानता हूं दंगा हुआ होती है जहां सरकार चाहती है। कभी गोधरा में हुई थी, सरकार चाहती थी। कभी बंगाल में हो रही है,
वो भी सरकार की मर्जी के अनुरूप हो रहे हैं। दंगा तभी होते हैं जब सरकार चाहते हैं, ये मान के चलिए। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष में बयानबाजी का दौर जारी है। इसी को लेकर अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 90 के दशक में राजद के कुशासन, हत्या, लूट, बेरोजगारी के कारण लोग बिहार से पलायन कर गए और आज 10-15 लाख लोग गुजरात में काम करते हैं। मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि बदले हुए बिहार को देखें। आने वाले चुनाव में कोई लुटेरा बिहार में भ्रम पैदा नहीं कर सकेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना और ये नरेंद्र मोदी की सोच 90 के दशक में बिहार के आरजेडी के कुशासन के कारण हत्या, लूट, बलात्कार, बेरोजगारी के कारण लोग पलायन किए और आज गुजरात के अंदर 10 से 15 लाख लोग गुजरात के अंदर काम करते हैं। गांधी की जन्मभूमि है गुजरात और कर्मभूमि बिहार। उसी तरह से जो पलायन किए हैं उनकी जन्मभूमि है बिहार और कर्मभूमि है गुजरात। आज बदलता हुआ बिहार, मैं वही आज के सम्मेलन में बिहार वासियों के लोगों से बताने आया हूं कि आपका दायित्व है कि कर्मभूमि को तो देखें ही, जन्मभूमि को भी देखें और बदले हुए बिहार को देखें। फिर बिहार आने वाले चुनाव में कोई लुटेरा बिहार में कंफ्यूजन ना पैदा करे। उनको तो दिखाई देगा, उनका लालटेन अब पलायन कर चुका है। वहाँ बिजली रहती है, वहाँ गरीबी रेखा से नरेंद्र मोदी जी ने 50 लाख से ऊपर लोगों को गरीबी रेखा से निकाला। करोड़ों लोगों को क्यों निकाला? घर दिया, शौचालय दिया, पानी दिया, बिजली दिया, गैस का चूल्हा दिया, 5 लाख का इलाज दिया, 5 किलो अनाज दिया। ये तेजस्वी यादव को नहीं दिखाई देगा। मुझे कबूल है, वो गाली दें, मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ। उन्होंने खोला था चरवाहा विद्यालय। आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में IIT, NIT, एम्स और तो और हर जिले में मेडिकल कॉलेज ये खुल रहा है। मैं उनको दिखाई नहीं देगा, जनता को दिखाई देती है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें। बिहार कभी आरजेडी और महागठबंधन को नहीं कबूलेगा। क्या लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में देखिए कांग्रेस और राजनीति किस तरह से आगे बढ़ेगा, या तो फिर बिहार में कौन? बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और मुझे 200% है बढ़ते हुए बिहार को बिहार के लोग और बढ़ाएंगे। किस तरह से देख रहे हैं इसलिए इलेक्शन को आगे किस तरह से एनडीए कौन सा सरकार बनेगी? मैं तो कह रहा हूं कि एनडीए में जो सरकार बढ़ रहा है वही बढ़ता हुआ एनडीए की सरकार ही बनेगी। नीतीश कुमार उन्होंने तेजस्वी ने खास करके सवाल उठाए शराब नीति को लेकर, भ्रष्टाचार। ठीक है, शराब नीतियां बनती हैं, कंट्रोल होता है, उस पर समीक्षा होती है, लेकिन अब परिवारवाद और जंगल राज नहीं लौटे। जम्मू कश्मीर के तंगधार में हाजीनार के सरपंच जाफर हुसैन लोन ने कहा कि भारतीय सेना ने यहाँ कई बेहतरीन काम किए हैं, जैसे स्कूल खोलना, रोजगार पैदा करना। सेना सदियों के दौरान और यहाँ तक कि शादियों जैसे आयोजनों में भी हमारी मदद करती है। यहाँ की आपको करना वैली की सिचुएशन के बारे में आपको बताऊं कि यहाँ पे 104 ब्रिगेड, शक्ति विजय ब्रिगेड जो है, इन्होंने बड़े अच्छे काम किए यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल आपके पास आर्मी गुडविल स्कूल है,
उसके बाद एक स्कूल टिटवाल में चल रहा है। इस स्कूल से बड़े अच्छे स्कॉलर लड़के निकले हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। तो काफी डेवलपमेंट है कि ये नंबर 1 पे ये स्कूल जो है करना में है, जो कि आर्मी की देन है ये। और आर्मी ने यहाँ पे बड़े अच्छे रोजगार भी खोले हैं, जैसे 6 महीने का पोर्टर भर्ती है, तो इससे भी लोगों को काफी रोजगार मिल जाता है। ये मान लो कि 6 महीने की नौकरी पहले जैसे टी आर्मी होती थी, ऐसे आज ये 6 महीने की जो पोर्टर नौकरी है, तो एक गरीब घर के जो है एक चूल्हा उससे काफी आबाद हो जाता है। दूसरा, आर्मी की वजह से यहाँ पे जैसे विंटर में हमारे को काफी दिक्कतें होती हैं, तो हमारी हमेशा आर्मी हेल्प करती है, चाहे चापर सर्विस हो, हमारे कोई ऐसी मजबूरी हो, कोई ऐसा क्रिटिकल पेशेंट हो, तो उसमें हमारे ज्यादातर ये आर्मी सपोर्ट बहुत ज्यादा करती है। यहाँ पे कोई शादी ब्याह का कोई मसला हो, किसी को टेंट देना हो, किसी को और कुछ सामान प्रोवाइड करवाना हो, तो जब भी हम इनके पास जाते हैं तो इन्होंने कभी मना नहीं किया किसी साइड से भी। और जहां तक हमारी सोच है कि हम चाहते हैं कि जो ये पोर्टर भर्ती है ये कंटिन्यू चलती रहे। यहाँ की बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आजकल तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आप पोर्टर कंपनी में अगर जाके देखोगे एक बार इंटरव्यू लेके, तो उसमें मेरे को लगता है आपको अच्छे लड़के, ग्रेजुएट लड़के जो है पोर्टर कंपनी में जा रहे हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है। तो ये कि उनकी देन है कि मेहरबानी है, कम से कम ये 6 महीने का रोजगार जो है यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे टूरिज्म का जो अगर हवाला दिखा जाए तो आर्मी ने यहाँ पे टूरिज्म को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, कि जैसे टिटवाल में जो शादरा पीठ मंदिर है, यहाँ पे टूरिज्म का फ्लो बढ़ रहा है, तो उम्मीद है कि आगे और इसका बढ़ेगा। और अगर हमारा ये साधना टनल का मसला हल हुआ, इसने आर्मी ने क्लियरेंस तो दिया है, अब डीपीआर हम सुन रहे हैं काफी सालों से बन रहा है, जो कि हम जब सरपंच थे हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली में गया था, नितिन गडकरी जी से भी मिले और उन्होंने इंश्योर दिया हमें। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएम थे हमारे जेएंडके के, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी बन जाएगी। और जब टनल यहाँ पे बन जाएगा तो मुझे लगता है इनको पीओ को लड़ने के बड़ा आसान हो जाएगा, और प्लस और यहाँ का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। तो पंचायत का जो डेवलपमेंट है कितना? देखो, जब तक पंचायतें थी, पंचायत में हम लोगों ने काफी डेवलपमेंट की। मुझे लगता है कि ऐसा कोई सरपंच नहीं जिसने 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ जैसे जिसका भी जितना भी एज पर जॉब कार्ड होल्डर या जिसकी पॉपुलेशन थी, उनने बड़े अच्छे काम किए। हम लोगों ने बैंकर बनवाए, हम लोगों ने स्कूलों में प्ले फील्ड वगैरह बनवाए, रोडें बनवाई। जैसे आप मेरे मकान के पीछे से देख रहे हैं कि ये भी ग्रुप, मैंने 2-2.5 किलोमीटर रोड बनवाई यहाँ। और हमने एक गांव में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है यहाँ पे खड़े किए, जो कि आजकल बच्चियां खुद अपने मतलब पैरों पे खड़ी हैं, एक दूसरे को उनको मतलब वो नहीं नर्वर रही कि वो अपना खुद छोटा छोटा बिजनेस कर रही हैं। जैसे किसी का स्वेटर का बिजनेस है, मशरूम एग्रीकल्चर के साथ टचअप है, वो उनको बीज दे रहे हैं, किचन गार्डन, मतलब तकरीबन आजकल जो है उनका जो है एक ग्रोथ जो है वो आजकल लड़कियों में दिख रहा है कि हम सबसे ज्यादा ग्रुप मेरे हाजीनाड़ में है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और बड़ी खुशी मिलती है जब ये आपस में जब ये कहीं मीटिंग करते हैं, तो आज ऐसा लगता है कि लड़कियां जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अच्छा रिलेशन है फौज का और आवाम का? यहाँ पे फौज का आवाम का रिलेशन, एक ये मान लो कि अगर एक तरफ से फौज है नंबर 1 पे और सेकंड नंबर पे यहाँ की करना की पॉपुलेशन है, बराबर लड़ने के लिए तैयार है यहाँ पे। चाहे 71 की लड़ाई में देख लो, 65 की लड़ाई में देख लो, चाहे कोई भी जब भी यहाँ फाइट हुई, यहाँ के लोग शहीद हुए, उनकी कब्रें अभी भी जो है बॉर्डरों पे पड़ी हुई हैं, यहाँ पे टांगे उड़ी लोगों की। और यहाँ के लोगों ने हमेशा जो है आर्मी का साथ दिया। और एक दौर में यहाँ पे शांति नगर के नाम से करना जाना जाता था, लेकिन बदनसीबी जो कि पाकिस्तान से जो हमारे पास ये जो ड्रग का एक बीमारी जो यहाँ फैल गई, इसने हम लोगों को जो है इज्जत वाले लोगों को भी बर्बाद कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। हम लोग भी इसके मतलब सपोर्ट में लगे हुए हैं कि भाई जितने भी सोशल मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ सोशल सोसाइटी है, सरपंच है, लंबरदार हैं, हम लोग हर जगह अवेयर करते हैं कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे एक तो जनरेशन ब्लॉक हो रही है, आने वाली नस्लें ब्लॉक हो रही हैं, और उनको कोई फिर दर्द नहीं रहता किसी के, ना अपने माँ ना बाप ना किसी के साथ। तो जो है ये अपने इलाके को भी बर्बाद करेंगे, उस घर को भी बर्बाद करेंगे और मुल्क को भी बर्बाद करेंगे। तो गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि ड्रग को इस पे जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हम लोग भी नजर बनाए रखे हैं। और इस पे जितना भी जल्दी काबू हो
तो यहाँ के जो बच्चे जो है सिर उठा के जी सके। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का खुलासा करते हुए 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 3-4 दिन का एक नाबालिग बच्चा भी बरामद किया है। पुलिस पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि गिरोह का सरगना सरोज के निर्देश पर वह अपने साथियों के साथ मिलकर राजस्थान और गुजरात से नवजात बच्चों को लाते थे और उन्हें दिल्ली के अमीर परिवारों को करीब 5 से 10 लाख रुपए में बेच देते थे। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतने ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।